बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि सहाबाह वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर जो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जितना आपको बताया जा रहा है लॉ गेट के लिए उतना ही काफ़ी है। आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था। आप कहेंगे पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का था। आपसे पूछेगा कब आया, कब इन्फोर्स हुआ, आप कहेंगे 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ। आपसे पूछ सकता है इसमें कितने आर्टिकल थे। आप कहेंगे इसमें 234 आर्टिकल थे, 234 आर्टिकल थे। इसके 13 पार्ट थे, इसके 6 शेड्यूल थे। 234 आर्टिकल, 13 पार्ट और 6 शेड्यूल थे और ये 23 मार्च 1956 को आया था। आपसे पूछेगा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था। आप कहेंगे ये 1962 को आया। ये 8 जून 1962 को इन्फोर्स होता है। इसके 250 आर्टिकल हैं, 12 पार्ट हैं, 3 शेड्यूल है। 250 आर्टिकल, 12 पार्ट, 3 शेड्यूल हैं। जो तीसरा हम कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी आपने डेट एग्जैक्ट याद रखनी है। जो हमारा अब मौजूदा जो आइन चल रहा है वो 1973 का आइन चल रहा है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा ये कब आया था। आप कहेंगे ये 14 अगस्त 1973 को। देखो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे से याद रख लेना कि 14 अगस्त 1973 को आया था, ये इन्फोर्स हुआ। और ये इसके 280 आर्टिकल हैं, इसमें 280 आर्टिकल हैं, इसमें 12 पार्ट हैं और 7 इसके अंदर जो है इसके 7 चैप्टर यानी इसको शेड्यूल कहते हैं वो हैं। तो क्या इस 14 अगस्त 1973 को आता है। इसके 280 आर्टिकल हैं, 12 पार्ट हैं, 7 चैप्टर यानी 7 शेड्यूल इसके हैं। अब हम अपना पहला शुरू करते हैं। हमारा पहला शुरू कर रहे हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 हमें कहता है कि इंट्रोडक्टरी हमें बताता है दी रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी। हमें पाकिस्तान की टेरिटरी के मुतालिक बताएगा आर्टिकल 1 कि पाकिस्तान की हदूद बंदी कहाँ तक है, इसका फेडरल कौन सा है, ट्राइबल एरियाज में कौन से आते हैं, इसके सूबे कौन कौन से, उनकी हदूद क्या। ये पाकिस्तान का आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का आर्टिकल हमें बताता है। अब है हमारे पास आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। इस्लाम जो है वो हमारी पाकिस्तान का सरकारी मज़हब होगा, इतनी बात करता है। आर्टिकल 3 कहता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये कहता है कि पाकिस्तान में हर तरह की बुराई, हर तरह का जो एहतसाल है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और लोगों को मुनासिब हक दिए जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी को जो है वो आसानी की तरफ, हकूक़ की तरफ लेके आया जाएगा। किन के मुताबिक, जो उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाए जाएंगे उनके मुताबिक उनको फुलफिलमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 4 कहता है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डील्ड विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें कहा कि किसी भी शख्स को कानून के मुताबिक ही ट्रीट किया जाएगा, उससे जो भी सलूक किया जाएगा वो कानून के दायरे में रहते रहते किया जाएगा। कानून के दायरे से बाहर कोई मसला होगा उससे वो चीज़ गैर कानून निकल आएगी। 5वां आर्टिकल बड़ा कीमती है। ये है क्योंकि अभी इमरान खान साहब का जो मसला हुआ था वो इसी से रिलेटेड था। ये था कि लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इसमें ये कहा गया कि हर शख्स को, एवरी सिटीज़न का लफ्ज़ इसमें आएगा, ठीक है। तो हर शख्स को अपनी स्टेट से लॉयल, वफ़ादार होना चाहिए और उसको ओबीडियंस करनी चाहिए, उसको फर्मा बरदारी करनी चाहिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की और पाकिस्तान के लॉ की। अपनी स्टेट की वफ़ादारी और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के कानून की उसको पासदारी करनी होगी, फर्मा बरदारी करनी होगी। आर्टिकल 6 में ये कहता है कि हाई टेररिज्म, अगर वो पाकिस्तान के किसी स्टेट से लॉयल, पाकिस्तानी स्टेट से लॉयल नहीं होता, उसके ख़िलाफ़ कोई काम करता है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई खिलाफ वर्जी करता है, खुल्लम खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है, तो ये संगीन तरीन जुर्म कहलाएगा आर्टिकल 6 के मुताबिक। आर्टिकल 7 में ये कहता है कि पाकिस्तान की यानी कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या होती है, स्टेट किसको कहते हैं। उसके अंदर हमें ये बताएगा कि स्टेट का मतलब क्या है, कि इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट आएगी, इसमें मजलिस शूरा आएगी नहीं, पार्लियामेंट आएगी, इसके अंदर प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स आएगी, इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट आएगी और बाकी इसके अंदर बाकी जो लोकल एरिया है पाकिस्तान के उसमें, यानी इसमें स्टेट के मुतालिक बताया कि रियासत कहते किसको हैं, ठीक, उसके मुतालिक का। अब है हमारा इसके अंदर आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 है लॉ इनकंसिस्टेंट विद आर
डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू बी अवॉइड। इसमें यह कहा गया कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को तोड़ता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, वो हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा लॉ जो कि टकराता है फंडामेंटल राइट से, उसको नहीं माना जाएगा, ये कहा गया। अब हम जो बड़ा अहम पढ़ रहे हैं ना, वो ये है, आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है। आप कहेंगे आर्टिकल 8 से 28 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट जो है वो बयान किए गए। ये लफ्ज़ याद रख लेना, 8 से 28 तक का आर्टिकल को। अब हम आर्टिकल 9 पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। आर्टिकल 9 के अंदर ये कहा गया कि हर शख्स को उसकी ज़िंदगी की, उसकी आज़ादी की, उसकी इज़्ज़त की, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, कोई शख्स अपनी ज़िंदगी से, अपनी आज़ादी वगैरह से वो महरूम नहीं किया जाएगा, माँ सिवाय कानून के दायरे में रहते हुए। आगे हमारे पास सेफ गार्ड फ्राम अरेस्ट। किसी भी शख्स को, आर्टिकल 10 कहता है किसी भी शख्स को आप अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ किया जाएगा तो कानून के मुताबिक उसको अरेस्ट किया जाएगा। ये नहीं कि बगैर कानून के उसको कोई शख्स अरेस्ट कर ले, नहीं, जो कानून कहता है उसके मुताबिक अरेस्ट होगा, वरना नहीं। आर्टिकल 10A हमें बताता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल। ये बताता है कि किसी भी शख्स का जो ट्रायल किया जाएगा, उसका जो अदालत में जो ट्रायल होता है, या कोई और एजेंसी को ट्रायल करती है, कोई और ट्रिब्यूनल ट्रायल करता है, वो सारा का सारा किसके मुताबिक होगा, वो फेयर होगा, वो खुला होगा, ओपन होगा, उसके अंदर किसी तरह का कोई जो है वो मबहमपन नहीं पाया जाएगा, यानी फेयर ट्रायल, साफ सुथरा उसका ट्रायल किया जाएगा। 11वां है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर वगैरह प्रोहिबिटेड, इसको करार दिया गया। इसमें कहा गया किसी तरह का कोई जबरी काम किसी से लिया जाएगा, किसी को गुलाम बनाया जाएगा, किसी को जुल्म ज़्यादती की जाएगी, ये सारा का सारा गैर कानूनी प्रोहिबिटेड है, मना इसको कर दिया गया। आर्टिकल 12 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट। प्रोस्पेक्टिव जो पुनिशमेंट होती है उसका मतलब, देखो दो चीज़ों को याद रखना, एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होती है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं कि जब कानून जिस दिन नाफिज हुआ उससे पहले के जो कोई मामला थे वो उसमें शामिल नहीं हैं। जिस दिन कानून नाफिज होता है उस दिन से वो कानून लागू होता है, उसकी सज़ाएं उस दिन से लागू होती हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि उसको प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव सज़ा किसको कहते हैं, जिस दिन कानून बना उस दिन के बाद से तमाम जो है मामलात उस मुतल्लिका कानून के मुताबिक डील किए जाएंगे, उसकी सज़ाएं उस मौजूदा कानून के मुताबिक दी जाएंगी। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल आपका जो है वो 12 वो रोक देता है, वो कहता है प्रोस्पेक्टिव हो, रेट्रोस्पेक्टिव ना हो। ये नहीं कि एक कानून आज पास होता है और वो बंदे जो पीछे किसी ने कोई जुर्म किया था उनको सज़ाएं हम आज वाले कानून के मुताबिक दें, नहीं, बल्कि जब उन्होंने जुर्म किया था उस वक्त जो कानून नाफिज था उनको उसी कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, अगर हम ये करेंगे कि आज कानून नाफिज हो और उसको पीछे वाले जुर्म के मुताबिक सज़ा देंगे तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और ये कानून ने मना कर दिया। 13वां है आर्टिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पुनिशमेंट। किसी शख्स को डबल पुनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अगर एक ही तरह का उसने जुर्म किया तो उसको सिंगल पुनिशमेंट होगी, या एक कानून, एक कोई ऐसा जुर्म है जिसके अंदर 2 तरह के कानून एक्टिव हो जाते हैं तो उसमें एक कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी को चोरी के अंदर ताज़ीर की सज़ा दी जा रही है तो उसको फिर हद की नहीं दी जाएगी, अगर हद की दी जा रही है तो ताज़ीर की नहीं दी जाएगी। उसके बाद है हमारे पास 14 इन वायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। इसमें यह कहा गया कि इंसान की जो डिग्निटी है, इंसान की जो अज़मत है, उसका एहतराम किया जाएगा। इंसान की अज़मत को जो है वो उसको पामाल नहीं किया जाएगा और उसको प्राइवेसी दी जाएगी, उसके होम की, उसको क्या नाम है, इंसानियत के रूल के मुताबिक जो है उसको डील किया जाएगा। आर्टिकल 14 हमें ये कहता है। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो किसी भी जगह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में वो हरकत कर सकता है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, वो अपनी कानून के दायरे में रहते हुए अपनी अंजुमनें बना सकता है, असम्बलियाँ बना सकता है, तंजीमें बना सकता है। ये आर्टिकल हमें 16 कहता है। 17 आर्टिकल कहता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो किसी तरह की कोई एसोसिएशन, तंजीमें वगैरह इस तरह वो बना सकता है। तो यानी ये दोनों आर्टिकल हमें क्या बताते हैं कि ये बताते हैं कि वो कवानीन, वो असूल जिनको
कानून कह रहा है उसके दायरे में रहते हुए एक शख्स अपनी असम्बली बना सकता है, अपनी तंजीमें बना सकता है, अपनी क्या नाम है एसोसिएशंस बना सकता है, ठीक है, अपनी जमातें, अपने ग्रुप ये बना सकता है। आर्टिकल 18 कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को आज़ादी है कि वो वाले कारोबार, वो वाले शोबे, वो तमाम प्रोफेशन चूज़ कर सकता है जो गैर कानूनी ना हो। वो सबको एक तरह की आज़ादी, इसमें किसी तरह की कोई औरत की, मर्द की, मुसलमान की, गैर मुस्लिम की कोई पाबंदी नहीं है। 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने का हक है, मगर कानून के दायरे में रहते हुए। ये नहीं कि वो जिसके खिलाफ चाहे मुंह उठाकर बात करना शुरू कर दे, नहीं, वो बात कानून के दायरे में हो तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का उसको हक है। आगे है 19A राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। हर शख्स को जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उस तक पहुंचने का राइट है कि वो ये देखे कि क्या पब्लिक राइट, जो यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन उस तक वो पहुंच सके, उसको यानी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का हर शख्स को हक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 20 में कहता है कि जो हर शख्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो अपना कोई भी मज़हब अख्तियार कर सकता है। वो किसी पे जबर नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान में हिंदू जो है नहीं रह सकते, ईसाई नहीं रह सकते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान और उसका कानून इतना वसी है, वो सबको, हर मिनॉरिटी को प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 21 कहता है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट द टैक्सेशन। हाँ, इसमें यह कहा गया कि अगर एक मज़हब के किसी रिलीजियस कोई ड्यूटी हो, एक मजहबी त्यौहार के लिए, मजहबी कोई रसूमात के लिए एक मज़हब का अगर वो रसूमात होगी तो दूसरे मज़हब वालों से उसके टैक्स वगैरह नहीं लिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस हैं, या इमाम पाक का चहलम वगैरह है, या कोई मातम वगैरह है, इस तरह योम आशूर है, तो उसके लिए हम अगर हमने कोई उस पर सामान वगैरह लेना है, कुछ करना है, तो हम दूसरे मज़हब को, ईसाई मज़हब को, हिंदू मज़हब पे उन पर टैक्स नहीं लगा सकते कि तुम हमें ये टैक्स दो, इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 22 क्या कहता है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। हर शख्स को आर्टिकल 22 के तहत आज़ादी है कि वो अपने इदारे खोल सकता है, अपने मज़हब की तालीमात को आगे प्रमोट करने के लिए वो इदारे खोल सकता है, अपनी मजहबी तालीमात को जारी कर सकता है, उनको जो है स्प्रेड कर सकता है, उनकी जो है इशाअत कर सकता है। आर्टिकल 23 कहता है हमारे पास प्रोविज़न टू प्रॉपर्टी। हर शख्स जो है वो उसको प्रॉपर्टी का जो है वो उसको मुकम्मल हक है कि अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो उसको किसी भी तरीके से अपने पास रखे, उसको डिस्पोज ऑफ करे, उसका कोई तस्फिया करे, वो उसको मुकम्मल हक है। आर्टिकल 24 जो हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, ये भी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक है। वो कहता है जो प्रॉपर्टी के जो राइट होते हैं, जो उसके हकूक़ होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई दाखिल नहीं होगा, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसके कोई खिलाफ वर्जी कोई नहीं करेगा, उसकी चार दीवारी की जो हद है उसको पामाल नहीं करेगा, वो उसको बेचने का हक होगा, जिसको चाहे फ्री तरीके पे सेल कर सकता है, उसको डिस्पोज कर सकता है, तोहफा दे सकता है, हिब्बा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको ये हक है। 25 आर्टिकल कहता है इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न। इसमें यह कहा गया कि जो पाकिस्तान के तमाम लोग हैं वो सब के सब, जो सिटीज़न है वो सब के सब बराबर हैं, कोई ज़ात पात, ऊंच नीच, मज़हब का कोई तस्वुर नहीं, सब बराबर है। 25A कहता है राइट टू एजुकेशन। हर शख्स को हर तरह की कानूनी तालीम, कानून के मुताबिक तालीम सीखने का हक है। देखो, हर शख्स वो तालीम हासिल कर सकता है जिससे किसी को नुकसान ना होता हो। हाँ, ऐसी तालीमात हासिल नहीं करेगा कि जो गैर कानूनी हो, मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी की तालीमें हासिल करने लग गया, इस तरह के जो कलअदम मामलात हैं उनकी तालीम वो तो नहीं। इसके अलावा जो जायज़ तालीम है, हर तरह की तालीम हर शख्स हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू ये कहे मैं पाकिस्तान के मज़हब को पढ़ना चाहता हूँ, पढ़े, बेशक, मोस्ट वेलकम। 26 आर्टिकल कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। इसमें कहा गया कि पब्लिक प्लेस से जो है, जो पब्लिक मकामात हैं, उन तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि इस जगह पर हिंदू नहीं जाएंगे या इस जगह पर मुसलमान नहीं जाएंगे, नहीं, जो पब्लिक प्लेस है उस पर सब लोग जा सकते हैं। 27 है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। किसी भी शख्स को पाकिस्तान की जो सर्विस है, पाकिस्तान की जो जॉबें हैं, उसके अंदर उसको बग़ैर बिला इम्तियाज़ के उनको जो है सर्विस का हक दिया जाएगा। आगे 28 प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर एंड अदर आर्ट्स।
पाकिस्तान के अंदर हर शख्स अपने सकाफ़त को, तहज़ीब को, तमद्दन को, अपने रवायात को, अपने रस्म व रिवाज को, उनको प्रमोट कर सकता, उसकी हिफाजत कर सकता, ये इसके अंदर कहा गया। अब है हमारे पास आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 से लेकर 49 तक जो है ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताल्लिक है। आर्टिकल 29 से 49 तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ क्या है? वो असूल कि जिनके तहत हम पॉलिसियाँ बनाते हैं, जिनके तहत हम नई नई स्कीमें बनाते हैं, वो कौन कौन सी हैं कि जिनके अंदर, यानी इसमें आर्टिकल 29 में ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा हो, जिसके ज़रिए से नीचे जो गरीब तबकात हैं उनको ऊपर लेके आया जाए, पाकिस्तान के लोग बाहर के ममालिक के मुताबिक इज़्ज़तदार, पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता शख्स कहला सकें। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, इसमें कहा गया कि हर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, जो जिम्मेदारियां बनती प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से रिलेटेड, इसमें उसकी बात की है कि वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां उनको आयद करेंगे, किस तरीके से हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है। और याद रखना, जो भी हम जो पॉलिसी बनाते हैं वो इस्लाम के और कानून के ख़िलाफ़ ना हो। आर्टिकल हमारे पास जो है 31 ये कहता है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। आर्टिकल 31 कहता है हर शख्स की ज़िंदगी को, जो मुसलमान है उसको हम वो तमाम सहूलियात प्रोवाइड करेंगे जिसके तहत वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। यानी हम इसके अंदर इस्लामियात की तालीमात को आम करेंगे। जैसे अभी भी देखें, ग्रेजुएशन तक इस्लामियत लाजमी है। अरबी की लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, कुरान पाक की छपाई को गलतियों से पाक करेंगे, अहादीस की जो है प्रिंटिंग करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसमें कही गई। आर्टिकल 32 में है प्रमोशन टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसमें कहा गया जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो मकामी हुकूमतें होती हैं, उनके इदारों को हम प्रमोट करेंगे ताकि एक शख्स को बार बार सेंटर के जो है चक्कर ना लगाने पड़े। यानी वो अगर मामला उसका फॉर एग्ज़ाम्पल वो भावलपुर में रहता है या वो रहीम यार ख़ान में रहता है, तो उसके मामलात रहीम यार ख़ान की अंदर ही हल हों। ये नहीं कि उसको लाहौर चक्कर लगाना पड़े, ऐसा नहीं, बल्कि मकामी हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट्स बनाएंगे और उसके इदारों को प्रमोट करेंगे। आगे है पैरोचल एंड अदर सिमिलरिटी प्रेजुडिस टू बी डिस्कोरेजेस। इसमें यह कहा गया हर तरह की ज़ात पात तासुब, इन चीज़ों को जो है उनको फेंक दिया जाएगा, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आर्टिकल 34 कहता है कि फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। तमाम तरह की जो कानूनी जो है कौमी ज़िंदगी, उसके अंदर कौम के तमाम मामलात के अंदर जो है औरतों की फुल पार्टिसिपेशन की जाएगी। औरतों को तमाम हक़ दिए जाएंगे बतौर पाकिस्तानी होते हुए, वो पाकिस्तान की तमाम जो नेशनल लाइफ है उसके अंदर वो हिस्सा ले सकें। आर्टिकल 35 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, हर शख्स की फैमिली की प्रोटेक्शन की जाएगी, उसकी शादी, उसकी लाइफ, उसकी प्राइवेसी, उसके बच्चे, उसकी अपनी फैमिली लाइफ, उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी आर्टिकल 35 के मुताबिक। आर्टिकल 36 हमें ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़। हम जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से हमें कानून कहता है कि उनमें कोई हम ऊंच नीच का निज़ाम नहीं रखेंगे, बल्कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं तो उनकी फुल प्रोटेक्शन की जाएगी। और बाकी ये भी कि पाकिस्तान से बाहर कोई जो टूरिस्ट आते हैं उनकी भी फुल प्रोटेक्शन इसी में होती है कि अगर वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है फिर भी उसके बाद भी हर मुल्क यही करता है, तो पाकिस्तान में भी है कि मिनॉरिटी जो है उनका बहुत तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। बल्कि पाकिस्तान में हम दिल खोल के उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। आर्टिकल 36 कहता है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल। इसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान में जो सोशल इंस्टीट्यूट है, जुडिशल इंस्टीट्यूट है, इंसाफ जो है उसको आम किया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर से रिमूवल की जाएगी इलिटरेसी। इसमें से पाकिस्तान में से जो है वो तालीम जो नाखानदगी उसका इजाला किया जाएगा, पाकिस्तान में तालीम को आम किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, पाकिस्तान में जस्टिस को आम किया जाएगा, चिल्ड्रन वुमेन इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। ये सारा इसके अंदर कहा गया। उसके अलावा है अब आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल वेल बीइंग ऑफ द पीपल। इसमें कहा गया कि लोगों की जो बेसिक ज़रूरियात हैं, उनकी ज़िंदगी है,
उनमें कोई हुनर हो, उनको हम बग़ैर किसी ज़ात पात मज़हब इस निज़ाम को देखे हुए हम क्या करेंगे, बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान उनकी ज़िम्मेदारी हमारी कि हम उनको उनके लिए तमाम सहूलियात प्रोवाइड करेंगे, उनको रोटी कपड़ा मकान ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हम उनको क्या करेंगे, ज़िंदगी की सहूलियात देंगे, तफरी के मकामात प्रोवाइड करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है उनकी माशी हालात को बेहतर करेंगे। ये कहा गया आर्टिकल 39 में क्या कहा गया, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कानून के मुताबिक रहते हुए हम उनको फ़ौज के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो है हम उनको जो है उनको पार्टिसिपेशन उनकी जो है वो यकीनी बनाएंगे, उनकी हम भर्तियाँ करेंगे। उसमें ये कहा गया आर्टिकल 40 में क्या कहा गया, स्ट्रेंथ बॉन्ड विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस। आर्टिकल 40 में कहा गया हम तमाम इस्लामी ममालिक से बरादराना ताल्लुकात रखेंगे, और सिर्फ इस्लामी ममालिक से नहीं बल्कि तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनसे बरादराना ताल्लुकात रखते हुए हम इंटरनेशनल पीस यानी बैनुल अक़वामी अमन को फ़रोग़ देंगे। तो पाकिस्तान अमन को फ़रोग़ देता है। अब है हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसको कहते हैं, इसमें क्या पार्लियामेंट मजलिस शूरा को कहते हैं, यानी पार्लियामेंट में हमारा क्या नेशनल असम्बली है, हमारी क्या नाम है सेनेट वगैरह, इसको पार्लियामेंट ये कहा गया। आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 51 के अंदर क्या कहा गया, नेशनल असम्बली के मुताल्लिक़ कहा गया कि नेशनल असम्बली क्या है। तो आप याद रखें कि आर्टिकल 51A में ये कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली में टोटल सीटें कितनी है। याद रखना इसकी प्रीवियस जो सीटें हैं वो प्रेजेंट जो सीटें हैं वो इसकी कितनी है, वो है प्रीवियस सीटें वो इसकी है 342, मगर 25वीं जो अमेंडमेंट आई उसने इसकी सीटें जो है वो 336 कर दी हैं। वैसे सीटें कितनी हैं, 342 सीटें हैं, मगर इसके अंदर जो 25वीं अमेंडमेंट आई है उसने इसकी सीटों को कम कर दिया है, 336 कर दिया। हमारे पास है कंडीशन फॉर वोटर्स, ठीक है, इसमें यह कहा गया कि वोटर जो है वो कंडीशन वो कितनी उसकी क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन वोटर की इसके अंदर क्या होगी कि वो पाकिस्तान का शहरी हो और 18 साल की उम्र का हो तो उसको वोट डालने का हक होगा। अब है हमारे पास टर्म ऑफ नेशनल असम्बली। आर्टिकल 52 ये कहता है कि टर्म ऑफ नेशनल असम्बली कितनी होगी। तो आपसे लागत ने पूछेगा टर्म ऑफ नेशनल असम्बली कितने साल के लिए होता है, कि 5 साल के लिए। आर्टिकल 53 कहता है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ये जो है ये नेशनल असम्बली के ये हेड होते हैं, यही इजलास की कार्रवाई करते हैं, स्पीकर और जो है डिप्टी स्पीकर, और सेनेट में जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। 54(1) हमें कहता है कि समनिंग ऑफ एदर हाउस। 54A जो है 54(1) हमें ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का है वो किसी भी हाउस को, वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, उसको सम्मन जारी कर सकता है, उसको तलब कर सकता है, बुला सकता है। 54(2) हमें ये कहता है कि सेशन ऑफ नेशनल असम्बली एवरी ईयर। इसमें यह कहा गया कि जो नेशनल असम्बली जो है वो एट लीस्ट 3 सेशन एवरी ईयर, वो कम से कम हर साल 3 सेशन करेगी। तो देखो 54(2) में क्या कहा गया, उसमें कहा नेशनल असम्बली के हर साल कम से कम 3 सेशन होंगे, 3 उसकी मीटिंगें होंगी, 3 अपने इजलास बिठाएगी। जो 3 इजलास बिठाते कम से कम साल में उसको 3 इजलास बिठाने पड़ेंगे। 54(3) के अंदर प्रोसीजर ऑफ समनिंग बाय स्पीकर, इसमें यह कहा गया 54(3) के अंदर कहा गया जो स्पीकर है वो सम्मन को जारी करता है, वो उनको सम्मन भेजता है कि आप आएँ, इस इजलास की कार्रवाई करनी है, इस टाइम पे करनी है, उसको वो भेजता है। अब है हमारे पास 55(1) हमें कहता है डिसीजन टेकन इन नेशनल असम्बली। जो नेशनल असम्बली में जो फैसले होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो होता है वोटिंग के ज़रिए से। आपसे लागत पूछ सकता है कि नेशनल असम्बली में फैसले किस तरह होता है, कहेंगे वोटिंग के ज़रिए से होते हैं, कि वोटिंग होती है। 55(2) के अंदर कोरम ऑफ नेशनल असम्बली बड़ा अहम है। आपसे पूछेगा नेशनल असम्बली में कितने कम से कम लोग हों कि फैसला किया जा सके, तो आप कहेंगे कम से कम 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप हो, 1/4 हिस्सा हो टोटल मेंबरशिप का, इसको कोरम ऑफ नेशनल असम्बली कहते हैं।
ये बड़ा अहम है। 56 है एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है उसको 56 में कहा गया वो किसी भी हाउस से, लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, नेशनल असम्बली हो, वो क्या नाम है, वो सेनेट हो, उससे जो है प्रेसिडेंट खिताब कर सकता है। 58 है डेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली। इसके अंदर ये बताया गया कि प्रेसिडेंट की क्या पावर है कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है। मगर इसमें अमेंडमेंट के बाद 58(2)B के बाद ये है कि अब जो प्रेसिडेंट है वो पाबंद है कि वो प्राइम मिनिस्टर से जो है वो मशवरा लेकर उसके मशवरे से जो है वो असम्बली को डिसॉल्व करेगा। अब हम अपना ये पढ़ते हैं, जब अभी हमारा था 50 से लेकर 58 तक हमारा था पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट था हमारा। मगर असल जो हमारा पार्लियामेंट है वो चलता है, आपसे लागत पूछे पार्लियामेंट कहाँ से कहाँ तक चलता है, आपका 50 से लेके 89 तक पार्लियामेंट चल रहा है। देखो 50 से लेके 89 तक हमारा पार्लियामेंट चल रहा है, मगर हमारा 50 से लेकर 58 तक अभी हमने नेशनल असम्बली को पढ़ा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, हमारे पास 59 से सेनेट को पढ़ रहे हैं। आपसे लॉ गेट के अंदर पूछेगा 59(1) के तहत कंपोजिशन ऑफ सेनेट, सेनेट के कुल कितने मेंबर हैं। आप कहेंगे इसके जो मेंबर हैं 100 मेंबर हैं, मगर जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फाटा है इसको मर्ज कर दिया गया तो अब इसकी मेंबरशिप कितनी होगी, 96 होगी। वैसे कितनी है 100, मगर जो फाटा और KPR को जो मर्जिंग है उसके बाद 96 होगी। 59(2) प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। इसके अंदर इलेक्शन का प्रोसीजर बताया गया कि सेनेट का इलेक्शन किस तरह होता है, उसके क्या प्रोसीजर है। बस इसमें सर आपने याद रखना कि इसका इलेक्शन का प्रोसीजर है। 59(3) के अंदर सेनेट इज परमानेंट हाउस। आपसे लागत पूछेगा कि सेनेट परमानेंट हाउस है, आपके परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होती। मगर ये क्या कि टोटल मेंबर इसके जो 6 साल तक इसके मेंबर रहते हैं कि ये परमानेंट हाउस है। अभी मेंबर आधे इसके जो क्या नाम है वो क्या नाम है ख़त्म होते हैं तो फिर उसकी दोबारा दूसरे इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, यानी ये मुसलसल एक इदारा चलता है। 56 आगे हमारे पास 61 के तहत चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं ये इसके इजलास की सदारत करते हैं। देखो नेशनल असम्बली में कौन था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और यहाँ पर है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और इनको इलेक्ट कहाँ से किया जाएगा, उनके अंदर मेंबर से ही किया जाएगा। देखें दोबारा देखें, नेशनल असम्बली के जो हमारे पास जो उनके सदारत जो करते हैं उसके इजलास की वो कौन होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली में। और उनको कौन सेलेक्ट करता है, उसके जो टोटल मेंबर हैं उन्हीं में से उसकी सिलेक्शन की जाती है कि इनमें से स्पीकर किसको बनाया जाएगा, डिप्टी स्पीकर किसको बनाया जाएगा। इसी तरीके से जो सेनेट है उसकी जो सदारत करता है इजलास की वो कौन करता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। इनको भी कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इनके अंदर मेंबर से ही सिलेक्ट किया जाता होता है। अब 62 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। आपसे पूछेगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ऑफिस की टर्म कितनी होती है, आप कहेंगे 3 साल। और जो नेशनल असम्बली की जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसकी स्पीकर डिप्टी स्पीकर की कितनी होती है, 5 साल। स्पीकर डिप्टी स्पीकर की कितनी है ड्यूरेशन, 5 साल। और जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की 3 साल। आर्टिकल 61 में बताता है अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू सेनेट। इसके अंदर जो है कुछ बातें की गई आर्टिकल 61 के अंदर, वो क्या है, इसमें कम से कम हर साल के अंदर इसके अंदर कम से कम 3 सेशन होंगे। आर्टिकल 61 में क्या कहा गया कि जो सेनेट है अपने साल में कम से कम 3 सेशन करेगी। और वो सेशन जो है कि सेनेट शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 90 डेज बिटवीन दीज सेशन। उसमें एक सेशन से दूसरे सेशन के दरमियान 90 दिन से ज़्यादा का कम से कम 90 दिन से कम का जो अरसा नहीं होगा। और इसका कोरम कितना होगा, वही 1/4। देखो 3 सेशन बुलाएगी सेनेट साल के अंदर, जिनके दरमियान जो है वक्फा 90 दिन से कम नहीं होगा एक सेशन से दूसरे सेशन के दरमियान। और इसका कोरम कितना, वही 1/4 कि अगर कोई फैसला करना हो तो कितनी मेंबरशिप होना ज़रूरी है, 1/4। अब हम पढ़ने क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में याद रखना आपके इसमें तब जो है नेशनल असम्बली के भी मेंबर हैं और इसके सेनेट के भी मेंबर हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं हम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। आपसे लागत में कह सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ नेशनल असम्बली के मेंबर को कहते हैं, कहेंगे नहीं दोनों शामिल हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 62(1) के अंदर क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर।
मेंबर क्या हो, पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। किसका? हमारे पास ये। और उसका क्या नाम है, अगर वो नेशनल असेंबली का मेंबर है तो उसकी उम्र 25 साल हो, और अगर वो सेनेट का मेंबर है तो उसकी उम्र 30 साल हो। देखो, पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। अगर नेशनल असेंबली का मेंबर है तो उम्र कम से कम 25 साल, अगर वो सेनेट का मेंबर है तो उम्र कम से कम 30 साल हो, उसका अच्छा करैक्टर हो, उसको इस्लाम का नॉलेज आता हो, उस कोई ऐसा काम ना करता हो जो पाकिस्तान की आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसा काम ना करता जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हो, वो अच्छा अमीन हो, ईमानदार हो और इस्लाम का नॉलेज जानता हो कि इस्लाम की बेसिक टीचिंग क्या है, ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा इसकी डिस्क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में दी गई, वो कौन कौन सी हैं। इसकी डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 63(1) में दी गई, और ये कौन सी हैं। पहला वो शख्स क्या है कि वो शख्स जो है वो इंसॉल्वेंट ना हो, ठीक है। दूसरा, वो कोई ऑफिस से जो है वो किसी भी पाकिस्तान के किसी ऑफिस से वो तनख्वाह ना लेता, प्रॉफिट ना लेता हो, वो अनसाउंड माइंड का ना हो, वो पागल ना हो, और वो उसको पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। अगर उसकी शहरियत ज़ब्त हो गई है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा। उसके बाद है उसको किसी भी सर्विस से डिसमिस ना किया गया हो, किसी भी सर्विस से रिमूव ना किया गया हो, वो किसी मॉरल अखलाकी गैर अखलाकी मामलात के अंदर उसको कोई उसने जुर्म ना किया हो, ठीक है। और उसके बाद है वो किसी भी तरह का किसी भी कंपिटेंट कोर्ट ने उसको कन्विक्ट ना किया हो किसी बड़े जुर्म के अंदर। और उसके बाद क्या है, उसकी जो किसी शोबे से किसी पाकिस्तान की सर्विस से रिटायर्ड हुआ हो, तो वो उसको कम से कम रिटायर हुए 2 साल से कम अरसा ना हुआ हो। अगर 2 साल से कम अरसा है तो अभी तक वो क्या नाम है, मेंबर के लिए वो क्वालिफाई नहीं है। और वो हिंदू जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से ना हो। और उसके बाद है वो जो शख्स है वो कोई डिफ़ाल्टर ना हो किसी भी गवर्नमेंट के पे का, पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट के पे का डिफ़ाल्टर ना हो। तो ये उसकी सारी थी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ये पाई जाएंगी तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट उसका मेंबर नहीं बन सकता। आर्टिकल 34 कहता है वोकेशन ऑफ सीट। इसमें यह कहा गया अगर कोई भी मेंबर जो है कोई अपनी सीट से मुसलसल 40 दिन बग़ैर किसी वजह के अगर वो गायब रहता है तो उसकी हम सीट को खाली करार दे देंगे। मुसलसल 40 दिन, जो 40 कंसेक्टिव डेज़ के लिए अगर वो बग़ैर किसी उसके जो है वजूहात के, तो वो अगर इस तरह खाली रहता है मुसलसल, कंसेक्टिव का लफ्ज़ याद रखना इसमें कि 40 जो कंसेक्टिव डे वो रहता है तो वो वैकेंट करार दी जाएगी। ओथ ऑफ मेंबर, इसके जो मेंबर हैं वो सब के सब ओथ लेते हैं, यानी ओथ के बगैर इसके अंदर नहीं बैठा जाएगा। आगे 66 प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर, इसके जो मेंबर है उनको प्रिविलेज है, बोलने की उनको आज़ादी है। अब वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई भी लफ्ज़ कह सकते हैं, आपस के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ कह दो उसके ऊपर कोई कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। उनको अपनी राय कहने का इजहार है, अपनी राय से दूसरे की राय से जो है वो ना इत्तफाक करने का इजहार है, सबको कर सकते हैं। रूल ऑफ प्रोसीडिंग, आर्टिकल 67 कहता है रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग्स के रूल हर हाउस अपने तजवीज़ करता होता है कि हाउस बनाता है कि मेरे क्या क्या रूल हैं, मैंने किस तरह बैठना है, किस टाइम किससे क्या बात करनी, किसको कैसे मौका देना, वो हाउस बनाता है। 68 के अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन, इसमें यह कहा गया किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी किसी भी जज की कोई प्रोसीडिंग के मुतालिक जो है पार्लियामेंट में किसी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी, इसकी ममानत कर दी गई। 69 में कोर्ट नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग। 69 आर्टिकल में ये कहा गया अगर पार्लियामेंट में कोई भी शख्स किसी भी तरह की कोई बात करता है अपने कंडक्ट के मुताबिक, याद रखना अपने बिजनेस के मुताबिक, जो मुतालिक बिजनेस है पार्लियामेंट का, यानी पार्लियामेंट की अपनी जो अंदरूनी कार्रवाइयाँ होती हैं उसके मुतालिक किसी कोर्ट के अंदर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती कि ये कार्रवाई क्यों हुई। हाँ, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती है, खुल्लम खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ती है, फिर तो वो क्वेश्चन की जा सकती है। आर्टिकल 70 इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, इसमें यह कहा गया आर्टिकल 70 में कि आप किसी भी हाउस के अंदर बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं, मगर ये याद रखना
जो मनी बिल होते हैं वो हमेशा नेशनल असम्बली के अंदर पास होते हैं, पहले सबसे पहले नेशनल असम्बली में जो है वो प्रेजेंट किए जाएंगे। आर्टिकल 70 में क्या कहता है कि कोई किसी भी हाउस के अंदर जो है आप कोई भी बिल जो है पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। 72 क्या है, प्रोसीजर एंड ज्वाइंट। उसमें ये कहा गया जितने भी डिसीजन है वो सबके सब कलेक्टिव वोट के जरिए से किए जाते हैं, कि एक डिसीजन जो फैसला लिया जाता है ना वो क्या लिया जाता है, वो वोट के जरिए लिया जाता है कि उस टाइम जो कोरम 1/4 का कोरम मौजूद है उसके अंदर कितने बंदे एक बिल के हक के अंदर मानते हैं। फॉर एग्जांपल एक उसके अंदर 200 बंदे, फॉर एग्जांपल उसमें 150 बंदा बैठा है और 150 के अंदर से जो है वो 100 बंदे कहते हैं कि ये बिल पास हो जाना चाहिए, तो वो बिल पास हो जाएगा, यानी डिसीजन ले लिया जाएगा। 73 हमारे पास क्या है, 73 हमारे पास है प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। वही वाली बात जो मैंने भी आपको बताई 73 आर्टिकल में, क्या कि जो मनी बिल होंगे वो ओरिजिनेट होंगे नेशनल असेंबली। ये बहुत कीमती है, आपसे लॉ एक्ट में कह देगा कि जो मनी बिल हैं वो ओरिजिनेट हो सकते हैं इन अदर हाउस, आप कहेंगे नहीं, वो सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर जो है लोअर हाउस के अंदर ओरिजिनेट किए जाते हैं, उसी के अंदर सबसे पहले उठाए जाते हैं। 74 फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट रिक्वायर फॉर फाइनेंशियल मेजर। इसमें यह कहा गया कि जो फेडरल फाइनेंशियल जो फैसले किए जाएंगे, माली जो फैसले किए जाएंगे, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट, मर्जी होना, रजामंदी होना ज़रूरी है। आर्टिकल 75 में कहा गया प्रेसिडेंट एसेंट टू बिल। इसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो 10 दिन के अंदर अंदर जो उसके पास जो कोई पेश किया जाएगा कानून, तो वो उस बिल की मंजूरी देगा। 76 में कहा गया बिल नॉट टू लैप्स ऑन प्रोरोगेशन। इसके अंदर ये कहा गया 76 के अंदर कि जो बिल नेशनल असेंबली के अंदर हो, ठीक है, वो बिल जो है अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा। अभी 2 मिनट देखें, मैं आप इसको बताता हूँ, इसको तफसील से आपको। देखिए इसके अंदर क्या कहा गया, बिल पेंडिंग इन अदर हाउस। 76 में कहा गया बिल पेंडिंग इन अदर हाउस शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, कि अगर हाउस में कोई मसला पड़ जाता है, जो बिल उसके अंदर पड़ा हुआ है, किसी हाउस के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा है ए बिल पेंडिंग इन द सेनेट, अगर बिल सेनेट के अंदर पड़ा हुआ है विच हैज़ नॉट बिन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली, जिसको नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया, शैल नॉट लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, वो नेशनल असेंबली की डिसॉल्व होने के ऊपर उसको कोई मसला नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, तीसरे में बड़ी अहम बात की गई, ए बिल पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली, एक बिल नेशनल असेंबली के अंदर पड़ा हुआ है, और ए बिल विच है बिन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली, या वो बिल जिसको नेशनल असेंबली ने पास कर दिया गया हो, इज पेंडिंग इन द सेनेट, मगर वो किसके अंदर है, वो सेनेट में पेंडिंग पड़ा है, शैल लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, ये नेशनल असेंबली के डिसॉल्व होने पे लैप्स हो जाएगा, उस पर असर पड़ जाएगा। ठीक है जी। अब है हमारे पास, ये था 76। 77 में है टैक्स टू बी लेव्ड बाय द लॉ। इसमें कहा गया कि सिर्फ पार्लियामेंट में जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी उसके मुताबिक ही टैक्स नाफिज किए जाएंगे, ये नहीं कि बगैर मंजूरी लिए किसी भी कोई तरह का टैक्स लगा दे, नहीं। 78 में कहा गया, क्या कहा गया, फेडरल कंसोलिडेट फंड एंड पब्लिक अकाउंट। इसमें क्या कहा गया कि जो फेडरल जो होती है वो तमाम फंड्स को, पब्लिक अकाउंट को, उनको कंसोलिडेट करती है, उनको इकट्ठा करती है, उनको जमा करती है। इसमें ये कहा गया 78 में। 79 में क्या कहा गया, कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेट फंड एंड पब्लिक अकाउंट। इसमें क्या कहा गया कि इस आर्टिकल के मुताबिक जो कस्टडी होती है फेडरल की किसी भी तरह के पब्लिक फंड की, पब्लिक किसी तरह के मामलात की, उसको जो है फेडरल जो है वो कंसोलिडेट करती, उसको इकट्ठा करती, दोनों में एक ही तरह की बात की गई। 80 है एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसमें क्या कहा गया, एनुअल बजट लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। एनुअल जो बजट होता है ना वो हम पेश किसके सामने करते हैं, नेशनल असेंबली के सामने। देखो मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट बता रहा हूँ, क्यों अगर मैं इसकी डीप में चले गया बहुत उलझ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ इसका नुक्ता निकाल कर दे रहा हूँ कि जो लॉ गेट में पूछेगा वही नुक्ता टू दी कंसल्टेंट है, उसको बता रहा हूँ। वरना इसकी स्टेटमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ने, इतनी मोटी बुक है तो उसके अंदर काफ़ी सारी वो डिटेल है। मैं तो सिर्फ आपको टू दी पॉइंट बता रहा हूँ जो लॉ गेट में आपसे पूछेगा, क्योंकि दिन भी नहीं रहे और आपको पास भी होना है इंशाल्लाह। अब है आर्टिकल 81 एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटिंग फंड।
इसमें क्या कहा गया कि जो कंसोलिडेटिंग फंड वगैरह है उसके मुतालिक इसके अंदर बात की गई कि उसके ऊपर जो फंड वगैरह जो आएंगे, खर्चा कितना आएगा, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन, बाकी डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन, स्पीकर, इनके तमाम के जो खर्चात वगैरह ना, एक्सपेंडिचर, इसके मुतालिक इसमें बात की गई। 82 के अंदर है प्रोसीजर रिलेट टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। आपसे लागत ने पूछेगा एनुअल बजट जो है उसको कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आप कहेंगे उसको आर्टिकल 82 डील करता है। 83 में क्या कहेगा, अथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ अथोराइज एक्सपेंडिचर। इसमें क्या कहेगा, प्राइम मिनिस्टर अथेंटिकेट ऑल ग्रांट मेड बाय नेशनल असेंबली एंड विच हैज़ बिन पास्ड। इसमें क्या कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है, वज़ीर आज़म आर्टिकल 83 के मुताबिक जो भी किसी भी तरह के जो ग्रांटें वगैरह देनी होती है उसको अथेंटिकेट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। 84 में है सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। इसमें क्या कहा गया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो वो अथोराइज है एक्सेस ग्रांट को, जो इजाफी ग्रांट दी जाती है उसको कौन उसकी अथोराइज है, फेडरल गवर्नमेंट। 84 में पूछेगा एक्सेस ग्रांट की अथोराइजेशन किसके पास होती है, आप कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट के पास। 85 है वोट ऑन अकाउंट। इसमें क्या कहा गया, फेडरल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अथोराइज एक्सपेंसेस ऑन वोट ऑफ अकाउंट। इसमें क्या कहा गया कि जो वोट ऑफ अकाउंट है यानी फेडरल गवर्नमेंट है उसको पावर है एक्सपेंसेस की। यानी सिंपल वर्डिंग में अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने यही देखा कि फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों की मालिक फेडरल गवर्नमेंट होती है इस्लामाबाद में, उसी के पास फाइनेंस होता है, वही आगे पहले मंजूरी देती है कि हाँ किस किस सूबे को कितना कितना जारी करना है, तो यानी वही कंसोलिडेट करती है, वही आगे जारी करती है। ये एक बात की गई बस सिर्फ। उसके बाद है 86 में पावर टू अथोराइज्ड व्हेन असेंबली स्टैंड डिसॉल्व्ड। इसमें क्या कहा गया कि जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो फेडरल गवर्नमेंट में अथोराइज एक्सपेंडिचर, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो फेडरल गवर्नमेंट है वो अथोराइज हो सकती, शेल का लफ्ज़ नहीं बल्कि मे का लफ्ज़ के साथ वो अथोराइज हो सकती है जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चे वगैरह उसके मामलात को देखने के लिए। 87 है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या कहा गया, पार्लियामेंट का जो हर हाउस है उसका अपना सेक्रेटरीट होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा, पार्लियामेंट के हर हाउस का अपना सेक्रेटरीट है। 87 में ये बात की गई। 88 में फिनेंशियल कमेटी। इसमें यह कहा गया कि फिनेंशियल कमेटी ही फिनेंशियल मामलात को डील करती है, यानी एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, फिनेंशियल कमेटियाँ होती हैं। 89 में क्या कहा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। इसके अंदर ये कहा गया कि 89 बड़ा कीमती है कि सदर पाकिस्तान किसी भी मुल्क के हालात को देख के इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। क्या कर सकता है, वो प्रमलगेट कर सकता है, ऑर्डिनेंस बना सकता है, कोई आर्जी कानून बना सकता है। ऑर्डिनेंस के मुतालिक हम लेक्चर देंगे, एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ की किस्में कितनी, फिर बाद में उसका लेक्चर होगा, वो LLB के लिए है। बस यहाँ पे इतना देख ले, कोई ऐसे हालात हों उसके अंदर जो सदर को पावर दी गई कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकता है, जारी कर सकता है, प्रमलगेट कर सकता है। अब है हमारा, अब ये हमारा ख़त्म हो गया पार्लियामेंट से रिलेटेड। अब हमारा शुरू हो गया है 175 से। हमने 89 से डायरेक्ट किसके ऊपर आ रहे हैं, जो आपके लॉ गेट का सिलेबस है, 175 से 203 तक अब हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा जुडिशरी के मुताबिक है, आप देखना याद रख लेना, 175 से 203 तक जुडिशरी के मुताबिक है, मुताल्लिक है। तो जो मैंने ये पूरा एक आपको ये खाका बताया कि 175 से 203, इसको अपने जहन में रखना। मिसाल के तौर के ऊपर आपको 176 बता देता है और ये कहता है कि ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे नहीं, 176 से 203 मेरे जहन के अंदर क्या है कि जुडिशरी के मुताल्लिक है, पार्लियामेंट के मुताल्लिक ये नहीं है, तो इसलिए इसको कंसल्टेंट इसका नंबर याद रखना। अब हम देखते हैं 175। इसमें क्या कहा गया, इस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। इसमें क्या कहा गया कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, उसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। इसमें यह कहा गया पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट है, 4 सूबों में 4 हाई कोर्ट हैं, मगर एक इस्लामाबाद के अंदर एक इजाफी हाई कोर्ट है। एक सुप्रीम कोर्ट, हर सूबे की, चारों सूबों में 4 हाई कोर्ट और एक इजाफी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, यानी 5 हाई कोर्ट हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है। 175 ए के अंदर क्या कहेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एंड शरिया कोर्ट। इसमें क्या कहेगा, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमीशन। जो सुप्रीम कोर्ट कमीशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। सुप्रीम कोर्ट कमीशन किस क्या होता है,
एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक होता है, उसमें 4 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें एक फार्मर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें फेडरल लॉ मिनिस्टर एक होता है, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक होता है, उसमें सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन होता है, आप फिर देख रहे हैं इसमें 9 मेंबर होते हैं। वो 9 मेंबर क्या है? एक चीफ जस्टिस, 4 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक फार्मर जज साबका जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक फेडरल लॉ मिनिस्टर होता है, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है, एक सीनियर एडवोकेट होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब हम देखते हैं हमारे पास एक अब हम देखते हैं 176 से 191 तक ये हमारा सुप्रीम कोर्ट को डील करेगा। 176 से 191 तक सुप्रीम कोर्ट को करेगा। अब 176 में क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है। आर्टिकल 176 कहता है सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और उसके अलावा बाकी जस्टिस होंगे जितनी उसको ज़रूरत होती है। 177 में कहा अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? आपसे लॉ गेट में पूछेगा, आप कहेंगे उसको सदर पाकिस्तान अपॉइंट करता है। 178 में क्या कहेगा? ओथ ऑफ द ऑफिस। जो चीफ जस्टिस है वो आपसे पूछेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 178 के मुताबिक किसके सामने अपना हल्फ लेता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने, सदर पाकिस्तान के सामने हल्फ लेता है। लॉ गेट में आपसे पूछेगा 179 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे 65 साल। 180 आर्टिकल में क्या कहा गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस। इसमें क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस। जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है। कब? कि जब जो उसका जो चीफ जस्टिस है वो क्या करे? बीमार हो, छुट्टी पे हो या कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ना आ सके, तो उसका कायम मकाम एक्टिंग चीफ जस्टिस सदर पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट कर देता है। 181 एक्टिंग जजेस, वो था ऊपर था 180 में एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब ये है एक्टिंग जजेस। इसमें क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट। इसमें भी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ना आ रहा हो, छुट्टी पर हो, कोई मजबूरी हो, तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट क्या करता है? उस जज को भी अपॉइंट करता है। याद रखना, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस अगर ना आ रहा हो तो उसकी जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस, और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ना आ रहा हो तो एक्टिंग जजों को अपॉइंट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट करता है। ये बताया गया। 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस को जो है ना, याद रखना, ये बड़ा कीमती है। इसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है मगर प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेकर। एडहॉक जो जज होता है उसको कौन करता है? वो चीफ जस्टिस करता है अपॉइंट मगर प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेकर। 183 के अंदर क्या? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां पर है? इसकी असल सीट इस्लामाबाद में है, मगर इसकी बेंच जो इसकी बेंच जो इसके बैठे हैं वो हर सूबों के अंदर इसके बेंच बनाए गए। इसकी असल चीफ सीट कहां पर है? इस्लामाबाद में, और इसके बेंचेस सूबों के अंदर बनाए गए हैं। 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 184 के तहत आती है। आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल के तहत आती है? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके तहत आती है? 184 के तहत। और यही अगर हम हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखें तो वो 199 के तहत आती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। 185 एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन कहां पर है? 185 में। देखो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की 184 में और एपलेट जुरिस्डिक्शन किसके अंदर है? सुप्रीम कोर्ट की 185 में। कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मातहत हाई कोर्टों के जो कोई केस हो तो उसकी अपीलों को सुन सकती है 185 के तहत। आगे है हमारे पास 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बड़ा अहम है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा क्या सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है? क्या वो किसी को नसीहत कर सकती है, कोई मशवरा दे सकते हैं? क्योंकि हाँ, अगर कोई मामला प्रेसिडेंट उसके पास भेजता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को वो हासिल कर सकता है। 186 है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केस। इसमें 186 में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी अपनी मातहत
हाई कोर्ट में जो केस है, एक हाई कोर्ट के केस को दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकता है। 187 में कहा गया इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि इसमें क्या कहा गया, जो इशू प्रोसेस को जो इशू करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट इशू ऑर्डर एग्जीक्यूट प्रोसेस एंड ऑल और पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट अपने प्रोसेस को, अपने सम्मन वगैरह भेजना, कार्रवाई, नोटिस वगैरह, यानी पाकिस्तान में कहीं पे भी कर सकती है। 188 में क्या कहा गया, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट, इसमें 188 में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू की भी पावर है, कि उसने जो रिव्यू यानी नज़र सानी, निगरानी नहीं, रिवीजन नहीं, बल्कि नज़र सानी की उसको पावर है 188 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। 189 के तहत क्या है, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट, लॉ गेट में आपसे पूछेगा 189 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है, क्या वो पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्टों के ऊपर, मातहत कोर्टों पे अप्लाई होगा? आप कहेंगे वो अप्लाई होगा, वो उन पे लागू होगा, बाइंडिंग होगा। 190 के अंदर एक्शन, इसमें क्या कहेगा, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी, इसमें क्या कहेगा, जितनी भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है वो पाकिस्तान 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगी। पाकिस्तान की तमाम इंतज़ामिया, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट, जुडिशरी, हर इदारा सुप्रीम कोर्ट को जिस मदद की ज़रूरत होगी 190 के तहत उसकी मदद करेगी, उसको ऐड देंगे। 191 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट अपने रूल खुद बनाती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म हो गया। अब 192 से 203 तक, हमारा 192 से 203 तक जब हमारा है, 203 तक अब हमारा हाई कोर्ट से मुताबिक, और ये हमारा आखिरी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ताला लॉ गेट में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म हो गया। 192 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या क्या कंपोजिशन उसकी होगी, उसमें एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी जितने एज मैनी जज एज आर नेसेसरी, उसमें उतने जजेस होंगे जितने ज़रूरत होते, तो एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी जितने ज़रूरत होगी जजेस की वो जजेस होंगे। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जजेस हैं उसके मुताबिक उसके अपॉइंटमेंट क्या है। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इसके जो चीफ जस्टिस और जो जजेस है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहला है 45 साल की उसकी एज हो, 10 साल तक, या फिर वो 10 साल किसी कोर्ट, हाई कोर्ट का जज रहा, हाई कोर्ट का जो है वो एडवोकेट रहा हो, 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, 10 साल तक सर्विस हो सिविल सर्वेंट के अंदर, या वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो 3 साल तक का, ये जुडिशल ऑफिसर 10 साल तक का, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। 194 के अंदर है ओथ ऑफ ऑफिस, कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो किसके सामने अपना हलफ लेगा, गवर्नर के सामने, अपने सूबे के गवर्नर के सामने जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो क्या लेता है, वो हल्फ लेता है, और जो दूसरे इसके जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के, जो चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसके सामने हल्फ लेते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने हल्फ लेगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसके सामने हल्फ लेगा, वो गवर्नर के सामने हल्फ लेगा। मगर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो गवर्नर के सामने हल्फ नहीं लेंगे, बल्कि वो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट उसके सामने वो लेते होते हैं। 195 में कहा रिटायरिंग एज कितनी होनी चाहिए, 62 साल होना ज़रूरी है। हाई कोर्ट की रिटायरिंग एज कितनी, 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। 196 एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का नहीं आ रहा तो अब इसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। वहाँ भी प्रेसिडेंट ने कहता है, यहाँ प्रेसिडेंट करेगा। अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस को, यानी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का नहीं आ रहा, बीमारी पर है, कोई छुट्टी पर है, तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस को कायम मकाम चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा, और एडिशनल जजेस को, कोई इजाफी जजेस हो उसको भी अपॉइंट करेगा 197 के तहत। 198 का मतलब है सीट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की सीटें कहाँ पर हैं, हर सूबे में इसकी सीट है, मगर फिर हर डिवीज़न में इसकी बेंचेस बिछाए गए हैं। 199 जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, ये तमाम तरह की रिटें सुन सकते हैं। मैंने कहा था ना 199 के तहत जो है वो क्या है, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है अपनी, और 184 के तहत किसकी जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की। 200 ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस,
प्रेसिडेंट को जो अख्तियार है वो हाई कोर्ट के जजेस को किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है। 201 में कहा गया डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सब ऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी फैसले लेगी तमाम कोर्टों पे बाइंडिंग होगा। उसके बाद है 202 में रूल ऑफ प्रोसीजर, हाई कोर्ट अपने रूल खुद मुरतब करती है कि मैंने रूल बनाने क्या करने। 203 हाई कोर्ट टू सुपरिंटेंडेंट सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट जो है वो अपने मातहत तमाम जो जितने भी हैं जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है तब सब जो मामलात है उसको कंट्रोल करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ख़त्म हो गई। सिर्फ इतना ही आपको याद करना है, इजाफी इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा एक में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। हाफ़िज़।